हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज के इस YouTube वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं फरसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, MBR गवर्नमेंट PG कॉलेज बालोतरा। आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान की प्रमुख विचारक अरस्तु के बारे में बातचीत करेंगे। और अरस्तु ने नागरिकता संबंधी सिद्धांत पर किस प्रकार से अपनी बात रखी है कि नागरिक कौन होता है और नागरिक में क्या विशेषताएं होती हैं और कौन कौन जो व्यक्ति है जो राज्य की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है या राज्य की नागरिकता के लिए उपयुक्त नहीं होता है, उसके बारे में बात करेंगे। विद्यार्थी, आप अरस्तु के बारे में जानते होंगे। अरस्तु पाश्चात्य राजनीतिक जो विचारक हैं और अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। प्लेटो का प्रमुख शिष्य है जिसका जन्म यूनान के स्टेगिरा नामक एक स्थान पर 384 ईसा पूर्व हुआ था। इसके पिता पेशे से एक चिकित्सक या वैद्य थे। 18 वर्ष की आयु में ही अरस्तु ने प्लेटो की विश्वविख्यात शिक्षण संस्थान जिसका नाम अकादमी था उस पर उसने एक प्रवेश लिया था। और प्लेटो के बाद में उसका जो महान शिष्य था अरस्तु एक प्रमुख शिष्य में से था और जिन्होंने आगे जाकर के ये सिकंदर का एक शिक्षक के रूप सिकंदर का शिक्षक बना था। और उसने एक शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी जिसका नाम लीसियस था। कई बार ये पूछा जाता है लीसियस कि अरस्तु के शिक्षण संस्थान का नाम क्या था या अरस्तु ने कौन सी शिक्षण संस्थान की स्थापना की थी, तो उसका नाम लीसियस है। इसके बारे में भी कई बार जो प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद अरस्तु ने कई पुस्तकों की रचना की थी और पॉलिटिक्स उसका एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें उन्होंने दुनिया की करीबन उस समय के यूनान के नगर राज्यों के 158 संविधानों का एक तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद में पॉलिटिक्स की रचना की थी। और इस पॉलिटिक्स के आधार पर ही अरस्तु को प्रसिद्धि मिली थी और इन्होंने इसके आधार पर राजनीति विज्ञान को एक सर्वोच्च विज्ञान सुपर साइंस का दर्जा दिया था। और राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में किस प्रकार से इसका अध्ययन किया जाए उसके बारे में जो मान्यता है वो अरस्तु के द्वारा ही प्रदान की गई थी। और अरस्तु ने एक आगमनित पद्धति इंडिडक्टिव मेथड जिसमें विषय से सामान्य की ओर का प्रयोग किया जाता है और तुलनात्मक अध्ययन पद्धति पर इसने बल दिया था। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं कि अरस्तु किस प्रकार से इसने राजनीति विज्ञान और का एक जनक कहा जाता है और किस प्रकार से अरस्तु ने इस प्रकार से अपने जो नागरिकता संबंधी सिद्धांत दिया था। अब हम बात करेंगे अरस्तु की नागरिकता के बारे में बात करेंगे। अरस्तु का जो नागरिकता का जो सिद्धांत है, आज के अगर नगर राज्यों की हम या आज के हम लोकतांत्रिक अगर राज्यों की बात करें तो उसमें किस प्रकार से एक व्यक्ति को नागरिकता मिलती है, लेकिन उस समय जो यूनान में जो नगर राज्य थे उसमें किस प्रकार से व्यक्तियों को जो नागरिकता प्रदान की जाती थी। तो उस समय जो अरस्तु ने अपने समय में या अपने समकालीन समय में जो यूनान के नगर राज्य हुआ करते थे उस नगर राज्यों में किस प्रकार से व्यक्ति को नागरिकता मिलती है, तो इस अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स, अरस्तु की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी उसका नाम था पॉलिटिक्स। इस पॉलिटिक्स नामक ग्रंथ में अरस्तु ने नागरिकता के बारे में जो विचार व्यक्त किया है। अरस्तु ने कहा कि राज्य बाहरी दृष्टिकोण से नागरिकों का एक समुदाय होता है और राज्य में नागरिकों की एक प्रमुख भूमिका होती है। तो पहली बात हम बात करते हैं कि अरस्तु के अनुसार कौन सा व्यक्ति है या कौन जो व्यक्ति है वो नागरिकों की श्रेणी में नहीं आ सकता है। और उसने बकायदा उसका एक रीजन भी बताया कि कौन कौन से जो व्यक्ति होंगे वो राज्यों की नागरिकता की श्रेणी में नहीं आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो उसके पीछे क्या कारण है। इस प्रकार से उन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो पहली बात करता है अरस्तु कहता है कि स्त्री, बच्चे, दास, श्रमिक एवं विदेशी व्यक्ति राज्य का नागरिक नहीं हो सकता। अरस्तु कहता है कि स्त्रियों के पास में घरेलू कामकाज में स्त्रियां व्यस्त रहती हैं, तो ऐसी स्थिति में स्त्रियां राज्य की न्याय संबंधी कार्यों में भागीदारीता नहीं निभा पाती है। बच्चों के बारे में अरस्तु ने कहा कि बच्चे मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते हैं, इस स्थिति में उसी राज्य का नागरिक नहीं बनाया जा सकता है।
दासों के बारे में अरस्तु कहता है कि दास के पास में समय अभाव होता है, दास अपने सेवक के घरेलू काम काज में व्यस्त रहता है। ऐसी स्थिति में उसे राज्य का नागरिकता का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। आगे वो बात करता है कि श्रमिक जो पारिश्रमिक करता है या जो मजदूर वर्ग है या श्रमिक वर्ग है, इसको भी अरस्तु ने कहा कि वो राज्य की नागरिकता के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उसके पास में इतना समय नहीं होता है या अवकाश नहीं होता है कि राज्य के कार्यों में वो भागीदारी निभा सके, इसलिए उसको भी नागरिकता से वंचित रखा गया है। उसके बाद में कहा कि विदेशी व्यक्ति को हम नागरिकता की श्रेणी में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि विदेशी व्यक्तियों पर राज्य की गोपनीयता संबंधित या राज्यों की न्यायपालिका से संबंधित किसी भी प्रकार की कार्यों पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो भी एक राज्य का नागरिक नहीं हो सकता है। उसके बाद अरस्तु कहता है कि जिस व्यक्ति पर अभियोग चलाया जा सकता है या जो व्यक्ति मुजरिम है, अगर कोई राज्य की नजर में या राज्य के द्वारा किसी व्यक्ति को दंड प्रदान किया जाता है या कोई मुजरिम है, तो इस प्रकार के जो व्यक्ति को भी राज्य की नागरिकता की श्रेणी में नहीं लिया जा सकता है। आगे अरस्तु कहता है कि वो व्यक्ति जिसके माता पिता विदेशी हो, ऐसे व्यक्तियों को भी नागरिकता की श्रेणी में नहीं लिए जा सकते हैं। उसके बाद में अरस्तु कहता है कि राज्य के द्वारा दंडादेश द्वारा अगर किसी व्यक्ति को राज्य से निष्कासित किया जाता है, राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है, या अगर किसी व्यक्ति को राज्य के मताधिकार से वंचित किया जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को भी अरस्तु कहता है कि राज्य की नागरिकता का दर्जा है वो नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार से अरस्तु ने इस प्रकार से कहा कि ये जो व्यक्ति हैं, उपयुक्त जो व्यक्ति हैं, जिसे राज्य की नागरिकता का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। अब आगे इसकी अरस्तु राज्य की नागरिकता के बारे में जो बताता है, इसकी परिभाषा करता है। अरस्तु कहता है कि नागरिक वही हैं जो न्याय व्यवस्था एवं व्यवस्था पालिका के रूप में एक सदस्य के रूप में भाग लेता है, यानी कि जुडिशरी या जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें जो व्यक्ति के द्वारा जो भाग लिया जाता है, या दोनों में से किसी एक में भाग लेता है, या राज्यों के, क्योंकि राज्य की दोनों जो कार्य हैं, कानून बनाना और न्याय करना, दोनों कार्य हैं वो प्रभु सत्ता की श्रेणी में आता है। तो इन दोनों में या किसी एक में काम करने वाला व्यक्ति ही राज्य का नागरिक हो सकता है। इस प्रकार से हम बात करेंगे कि अरस्तु ने इस प्रकार से जो कौन व्यक्ति राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए या नागरिकों की कौन सी श्रेणी है या किस प्रकार इसको परिभाषित किया गया है। अब हम बात करते हैं कि अरस्तु की जो नागरिकता है, अरस्तु ने राज्य के नागरिकों लिए क्या क्या विशेषताएं बताइए, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी पहली विशेषता यह है कि जो न्यायिक प्रशासन एवं सार्वजनिक कार्यों में भाग लेता हो, वो व्यक्ति राज्यों की नागरिकता की श्रेणी में आता है। यानी कि राज्य में जो एक जुडिशरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है उसमें भाग लेता हो, या पब्लिक जो वर्क होता है, सार्वजनिक कार्य होते हैं, उसमें भाग लेता है। दूसरा वो कहता है कि साधारण सभा का सदस्य जो व्यक्ति विधायी कार्यों में भाग लेता है, अरस्तु ने उस व्यक्ति को ही नागरिकता की श्रेणी में रखा है कि जो वो व्यक्ति ऐसा है जो कि इस प्रकार से जो काम करता है, प्रशासन में जो काम करता है, उसको लिया जाता है। आगे अरस्तु कहता है कि विदेशी दास, श्रमिक, स्त्री व बच्चे नागरिकता की श्रेणी में नहीं आएंगे, क्योंकि नैतिक एवं बौद्धिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये राज्य के लिए उचित नहीं है, क्योंकि उसका नैतिक एवं बौद्धिक स्तर इतना निम्न होता है कि वो राजकीय कार्यों में भागीदारी निभाना संभव नहीं है। अगला वो विशेषता बताता है कि अवकाश प्राप्त व्यक्ति राज्य का नागरिक होगा। यानी अरस्तु कहता है कि क्योंकि नागरिकता की श्रेणी में अरस्तु का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो अवकाश प्राप्त हो, जिसके पास में राज्य के कार्य करने के बारे में उसके पास में स्वतंत्रता हो, या उसके बाद वो किसी प्रकार से घरेलू या अपने निजी कार्यों में व्यस्त नहीं रहता हो, ऐसा व्यक्ति ही राज्य के नागरिक के लिए उपयुक्त होता है। तो अवकाश प्राप्त व्यक्ति हैं वो राज्य के लिए नागरिक हैं, और श्रमिक और दास होते हैं उनके पास में अवकाश नहीं रहता है, इसलिए वो कहता है कि ये भी इसके साथ में शामिल नहीं होते। अब हम बात करते हैं कि अरस्तु का जो गुरु प्लेटो है, प्लेटो और अरस्तु की जो नागरिकता सिद्धांत है, इस दोनों में किस प्रकार से भिन्नता पाई जाती है, इस दोनों में किस प्रकार से अंतर है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ दोनों की तुलना करते हैं। कई बार प्रश्न आता है कि नागरिकता के बारे में अरस्तु एवं प्लेटो की क्या तुलना की जाती है, आप बताइए। तो पहली बात हम बात करते हैं कि प्लेटो ने अपने जो रिपब्लिक में दास एवं नागरिकों में अंतर नहीं किया है। प्लेटो अशिक्षित एवं अराजनीतिक व्यक्तियों के समूह को भी राज्य में निवास करने के कारण नागरिकता का अधिकार देता है।
यानी प्लेटो की अगर बात करें तो प्लेटो राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता के बारे में प्रभाव देता है, चाहे वो व्यक्ति दास भी हो या जो व्यक्ति अशिक्षित हो, अराजनीतिक हो, उन लोगों को अधिकार देता है। इसके विपरीत अगर हम अरस्तु की बात करें तो अशिक्षित, अराजनीतिक, दास, श्रमिक को अरस्तु नागरिकता से वंचित करता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखा जाए तो प्लेटो की नागरिकता का जो सिद्धांत है वो एक विस्तृत है और अरस्तु इस मामले में थोड़ा सा संकीर्ण है। दूसरी हम बात करते हैं कि प्लेटो के अनुसार एक अच्छा व्यक्ति ही अच्छा नागरिक हो सकता है, जबकि अरस्तु इससे सहमत नहीं है, क्योंकि उसके अनुसार एक अच्छे नागरिक एवं एक अच्छे व्यक्ति और एक नागरिक में समान गुण हो ये जरूरी नहीं है। यानी प्लेटो यहाँ कहता है कि एक अच्छा व्यक्ति ही अच्छा नागरिक हो सकता है। अगर राज्य में निवास करने वाला व्यक्ति अच्छा है तो राज्य के लिए वो अच्छा नागरिक भी साबित हो सकता है, लेकिन प्लेटो इस बात से अपने गुरु के इस बात से सहमत नहीं है। वो कहता है कि ऐसा होना संभव नहीं है। तीसरी बात हम बात करते हैं कि प्लेटो शासक वर्ग के लिए व्यवहारिक शासन योग्यता के स्थान पर ज्ञान पर बल देता है। यानी कि अगर हमने प्लेटो की अगर हम शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे या प्लेटो के आदर्श राज्य में शासक के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें वो सबसे ज्यादा नॉलेज पे देता है, ज्ञान पे देता है। प्लेटो कहता है कि सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति में तर्क की योग्यता होगी या ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, वही व्यक्ति एक उपयुक्त शासन कला में भाग ले सकता है। लेकिन अरस्तु यहाँ पर कहता है कि शासन की योग्यता पर बल देता है, ज्ञान की अपेक्षा अरस्तु शासन की योग्यता पर बल देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्लेटो के अनुसार शासन की योग्यता कुछ व्यक्तियों में ही संभव है, जबकि अरस्तु इसको थोड़ा विस्तृत रूप देता है। तो इस प्रकार से इसमें हम बात करें तो इस प्रकार से दोनों में कुछ भिन्नता नजर आती है। अब हम बात करते हैं कि प्लेटो ने जो नागरिकता संबंधी जो सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत की अन्य जो विचारक है उन्होंने किस प्रकार से आलोचना की गई है, या प्लेटो की नागरिकता सिद्धांत में कौन कौन सी कमियां हैं या किस आधार पर इसकी जो आलोचनाएं की जाती हैं। तो पहली इसकी आलोचना इसकी इस आधार पर की जाती है कि ये व्यवस्था जो अरस्तु की जो नागरिकता संबंधी जो व्यवस्था है ये अलोकतांत्रिक है, क्योंकि ये केवल अभिजात वर्ग को ही सीमित करता है। यानी कि अगर हम आज की आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों की अगर बात करें तो आज चाहे अनपढ़ हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सभी व्यक्तियों को अगर मताधिकार की बात करते हैं तो समान इक्वल राइट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ इसकी आलोचना कहते हैं कि अरस्तु की जो नागरिकता का जो सिद्धांत है ये अलोकतांत्रिक है। यहाँ पर केवल वो अभिजात वर्ग इलीट कास्ट है उसको ही केवल राज्य का एक नागरिकता की श्रेणी में लेता है। दूसरी आलोचक इसकी आलोचना करते हैं कि समान, स्वतंत्रता एवं वयस्क नागरिक का खंडन करता है। यानी कि यहाँ पर जो अरस्तु है वो सभी व्यक्तियों में इक्विलिटी नहीं रखता है, नागरिकों की श्रेणी में वो भेद करता है। यहाँ सभी व्यक्तियों को नागरिकता के बारे में स्वतंत्रता नहीं है, यहाँ वयस्क नागरिकता का खंडन करता है। यानी कि जैसे अभी वर्तमान में जो लोकतांत्रिक देश हैं जहाँ पर एक वयस्क मताधिकार के आधार पर जो व्यक्ति राज्य का नागरिकता की श्रेणी में आता है, तो उस स्थिति में अरस्तु इन बातों का खंडन करता है, इसलिए आलोचक इसकी आलोचना करते हैं। तीसरी बात हम कहते हैं कि अरस्तु का जो नागरिकता का संबंधी सिद्धांत है ये भेदभावपूर्ण व्यवस्था है, क्योंकि नागरिक और अनागरिक में अरस्तु भेद करता है जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये उचित नहीं है। चौथी इसकी आलोचना की जाती है कि संकीर्ण दृष्टिकोण के कारण, क्योंकि अरस्तु सभी व्यक्तियों को न्यायिक एवं विधि निर्माण में भाग लेने के लिए उपयुक्त नहीं समझता है, तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि अरस्तु का जो नागरिकता का जो सिद्धांत है ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये एक संकीर्ण दृष्टिकोण रखता है। अगली बात करते हैं कि अगर राजतंत्र एवं कुलीन तंत्र के व्यक्ति नागरिक होंगे तो ये संख्या बहुत ही सीमित होगी या संख्या बहुत ही कम होगी। अगर हम ये देखा जाए कि राज्य का जो एलिट कास्ट है अगर उन्हीं को ही या राजतंत्र या कुलीन शासन के जो वर्ग हैं उनको ही अगर राज्य में नागरिकता का दर्जा दिया जाएगा तो इस प्रकार की जो संख्या होगी वो राज्य में बहुत ही नगण्य होगी, बहुत ही कम होगी। तो इसलिए ये भी एक कम लोगों के द्वारा अधिक लोगों पर शासन किया जाएगा, ये भी एक अलोकतांत्रिक तरीका होगा। इससे राज्य में कई वर्ग बन जाएंगे, क्योंकि राज्य में आंतरिक खतरे का डर रहता है। अगर अरस्तु की नागरिकता के बारे में बात करें तो अरस्तु कम लोगों को नागरिकता का अधिकार देता है, तो ऐसी स्थिति में कई जो अधिकांश जो लोग है वो राज्य की नागरिकता से वंचित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो जिन व्यक्तियों को अरस्तु नागरिकता से वंचित करता है उनके मन में एक भय का वातावरण पैदा हो जाता है और धीरे धीरे वही भय का वातावरण एक राज्य के लिए खतरा बन जाता है, राज्य के लिए क्रांति का कारण भी बन सकता है।
और राज्य का उद्देश्य, जैसे हम बात करते हैं राज्य का उद्देश्य अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण होना चाहिए, जबकि अरस्तु यहाँ पर केवल कुछ लोगों के ही कल्याण की बात करता है। उसके बाद में राज्य व्यक्तियों एवं समुदाय से मिलकर बनता है, लेकिन अरस्तु यहाँ पर केवल नागरिकों के बारे में ही बात करता है। तो इस प्रकार से आज की इस YouTube वीडियो में हमने अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार के बारे में बातचीत किए हैं कि अरस्तु ने अपने नागरिकता के जो विचार हैं किस प्रकार से इसका उल्लेख किया गया है। ये जो टॉपिक है ये BA द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान एवं MA जो प्रीवियस के विद्यार्थी हैं उसमें जो पहला पेपर है पॉलिटिकल साइंस का जो पहला पेपर है तो उसमें भी ये टॉपिक आपके है। तो ये टॉपिक है दोनों क्लासों के लिए इम्पोर्टेंट है। आशा करते हैं कि विद्यार्थी आप इसका वीडियो को पूरा देखेंगे और आप इसे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।